हेलो लर्नर्स। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये क्लास 9th एनसीईआरटी की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ से अब हमारी क्लास 9th की हिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू हो गई, जिसमें हम सारे चैप्टर, करीब बुक में 5 चैप्टर हैं, वो हम कवर करेंगे। ये वाला चैप्टर भी, जो चैप्टर नंबर 1 है, ये भी काफ़ी लेंथी है, तो इसको हम 4 पार्ट में पूरा कवर कर देंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम शुरू के कुछ सब हेडिंग्स कवर करेंगे, बाकी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। 4 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जो चैप्टर का टाइटल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थोड़ा सा हम इसके बारे में बताते हैं। ये बात हो रही है 1789, 14 जुलाई 1789 की, पेरिस की। पेरिस कहाँ पर है आपको सबको ही पता है, पेरिस फ्रांस में है, तो इसी वजह से इसका नाम फ्रांस रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। तो पेरिस में उस वक्त 1789 में क्या चल रहा था, पेरिस में जो माहौल था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल थी, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई दंगे और प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग बाग बहुत परेशान थे, चीज़ें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ का ठीक नहीं चल रहा था। जो वहाँ का राजा था उसने कुछ शहर में अपनी कुछ फ़ौज भेजी थी। हालांकि वो फ़ौज जो थी वो उसने पब्लिक से लड़ने के लिए नहीं भेजी थी, लेकिन वहाँ पे एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। पब्लिक को लगा कि ये फ़ौज हमें मारने आ रही है, तो उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो गई थी वहाँ पे उस मिलिट्री और सिटीजन्स के बीच में। तो करीब 7,000 लोग वहाँ पे, वुमेन भी थे, जिसमें आदमी भी थे, औरत भी थी, वो टाउन हॉल के वहाँ पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि भैया हम तो अपनी पब्लिक की एक छोटी फ़ौज बनाएंगे, आज इस राजा का काम तमाम ही कर देते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें थी वहाँ पे चल रही थी। तो उन्होंने क्या करा, जो सरकारी जो बिल्डिंग्स थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो थी, उनमें घुसना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं उन सब में क्या होगा, उनको गोला बारूद, उनको बंदूकें मिलेंगी जिससे वो लड़ने के काम आएंगी। तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा फेमस फोर्ट था जिसका नाम था फोर्ट ऑफ बेस्टिल। वहाँ पे जो थे कुछ 100 लोग ने क्या करा, फोर्ट ऑफ बेस्टिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। फोर्ट ऑफ बेस्टिल में जो था एक जेल था जिसमें पेरिस के लोग कैद थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम उन जेल में जो लोग पब्लिक कैद है हम उनको निकालेंगे। उसके बाद वहाँ के जो जितने भी वहाँ के गन वगैरह वहाँ पे हमें मिलेंगी, हम उनको लेंगे, देन उसको राजा से लड़ने के काम में लेंगे। तो जो फोर्ट में जो कमांडर था, जो फोर्ट की जो देख रेख कर रहा था, कमांडर ऑफ बेस्टिल के फोर्ट में जो था, उसको उन लोगों ने मार दिया। और वहाँ पे जितने भी लोग कैद थे उसके अंदर पेरिस के, उनको उन्होंने सब निकाल दिए। लेकिन निकाले तो वो ज़्यादा नहीं थे, वो सिर्फ 7 लोग थे जो उस वक्त जेल में कैद थे। उन्होंने उन 7 को भी निकाल दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो फोर्ट था ना, वो बेस्टिल का जो फोर्ट था, उससे काफ़ी लोग, मतलब वहाँ के सब लोग ही नफरत करते थे, क्योंकि वो एक तरीके से लुइस 16 जो वहाँ का राजा था, लुइस 16 का फोर्ट था। लुइस 16 जो था उसकी डेस्पोटिक पावर, मतलब वो एक तरीके से तानाशाही करता था, मतलब जो मर्जी मैं करूँगा, जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी गर्दन काट दी, और जो उसकी चीज़, मतलब कोई भी उसमें इंटरफेयर करता था, वो बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ेस दिए कुछ भी उस पर कर देता था। लेकिन वो किसी को भी बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं था, जो उसका मन करता था वो एक तरीके से तानाशाही करते थे। तो उसकी जो फोर्ट ऑफ बेस्टिल था वो एक तरीके से उस राजा की पावर को दिखाता था। तो उस फोर्ट ऑफ बेस्टिल से सब लोग काफ़ी नफरत करते थे। तो उन लोगों ने क्या करा, वहाँ के कमांडर को तो मार ही दिया। उसके बाद वहाँ पे जो फोर्ट में कुछ थोड़े बहुत और लोग थे, सबको मारा। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा फोर्ट को डेमोलिश कर दिया, मतलब तोड़ दिया। और जो उसमें से छोटे मोटे स्टोन, जो फोर्ट के, जो किले के स्टोन थे, पत्थर वगैरह थे, उनको मार्केट में बेचा क्यों गया, एक तरीके से सोविनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब कुछ लोग ऐसे थे ना कि ये किला हमने तोड़ा है, तो एक तरीके से निशानी के तौर पे उसके पत्थर अपने घर में रख रहे थे, खुश हो रहे थे ना, एक तरीके खुशी की निशानी थी कि हमने एक किला तोड़ा। उसके पत्थर अपने घरों में ले जाके रख रहे थे, काफ़ी महंगे बिक रहे थे वो पत्थर उस वक्त पे। तो आगे था द डेज दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके की आगे भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की लड़ाई दंगे, और ये पब्लिक सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ आवाज़ कर रही है और लड़ने की बात कर रही है। ऐसी पेरिस में तो दिखा, लेकिन कंट्री साइड, जो पेरिस के आसपास के ग्रामीण इलाके थे, मतलब जहाँ पे गांव देहात थे, वहाँ पे भी ये सब चीज़ें बहुत दिखी। द
पीपल जो थे, पब्लिक जो थी प्रोटेस्ट कर रही थी। प्रोटेस्ट क्यों करनी शुरू हुई थी, पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों करनी शुरू हुई थी? पब्लिक का मेन प्रोटेस्ट करने का जो मकसद था वो था कि प्राइस उस ज़माने में, उस वक़्त मतलब पब्लिक इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी हद से ज़्यादा। और जो उस वक्त सबसे ज़्यादा फेमस जो उनका खाना था ब्रेड, एक ब्रेड होता था वहाँ पे स्पेशल टाइप का, वो लोग उसको सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते थे, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी। और स्टेपल डाइट था, मतलब पेरिस का स्टेपल डाइट था, सब लोग उसको, जैसे आजकल इंडिया में देखा जाता है ना राइस है, राइस इंडिया का स्टेपल डाइट है, सब लोग राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं और हर जगह खाया जाता है इंडिया में। इस तरीके से वो ब्रेड जो था ना वहाँ पे स्टेपल डाइट था, उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पर खाया जाता था। तो उसकी ही जब सबसे ज़्यादा उसका ही प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो गया कि जो गरीब जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, जो मिस्त्री और जो तुम्हारा इंडस्ट्री वगैरह में जो काम कर रहे थे, उन पे तो वो ख़रीदा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा महंगा हो चुका था वो। तो उस वजह से लोगों के अंदर फैमिली में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, लोग भूखे हैं तो चिड़चिड़े से हो रहे हैं, उसके बाद सारा गुस्सा उनका राजा के ऊपर को आ रहा है। लेकिन वही सब चीज़ें इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि एक दिन वो बम की तरह राजा के ऊपर फूट गई। अब एंड में राजा को खैर बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, वो मार ही देंगे, लेकिन आगे चीज़ें समझाते हैं कैसे कैसे हुआ। Much later, when historians looked back upon this, it was the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. इसके बाद इतने ज़्यादा चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे ये अभी हुआ था यहाँ पे 14 जुलाई 1789 में जो होता है, इसके बाद ऐसी तरीके की चेन ऑफ इवेंट्स, इस तरीके काफ़ी सारे इवेंट्स हुए थे एक के बाद एक के बाद एक करके, जो लास्ट में उन्होंने राजा को ख़त्म ही कर दिया था इन इवेंट्स ने। लेकिन ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, ये हम आगे बताते हैं। अब देखिए इसमें ये दिखा रखा है, ये फोर्ट ऑफ बेस्टिल है, जिस पे पब्लिक उसके ऊपर गोला बारूद से चला रही है, उसको पूरा ख़त्म कर रखा है। यहाँ धुआं निकला हुआ है, ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं, वो उसका सीन थोड़ा सा इसमें किताब में दिखाने की कोशिश कर रखी है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब वो सब चीज़ें हुई क्यों, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही थी इसका मेन रीज़न क्या था, मतलब ऐसा क्या था जो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ पे हो रही थी। उसमें सबसे पहले बताते हैं 1774 की बात है, जब लुइस 16 एक राजा था, बोरबोन फैमिली, मतलब वहाँ की, जैसे यहाँ पे बोरबोन फैमिली, जैसे यहाँ पे मुग़ल फैमिली थी, मुग़ल डायनेस्टी थी जिसमें बाबर, औरंगज़ेब, अकबर, शाहजहाँ, इस तरीके की वहाँ पे जो चल रही थी वो बोरबोन फैमिली चल रही थी। मतलब एक फैमिली थी काफ़ी रिच, वहीं से ही राजा बनने थे, एक मरता था उसका बच्चा राजा बनता था, उसका बच्चा देखो इस तरीके से लुइस जो था, लुइस 16 पहुँच गया था, मतलब कभी लुइस 1 भी रहा होगा, कभी 2 रहा होगा, कभी 3 रहा होगा, कभी 4 रहा होगा, लुइस 16 तक बात पहुँच गई थी, मतलब काफ़ी समय से ये फैमिली चलती आ रही थी। तो 1774 में जो लुइस 16 था उसने वहाँ का जो राजगद्दी संभाली फ्रांस की। ये एक नंबर का पागल राजा था, मतलब उल्टी सीधी इसकी हरकत थी। 20 साल की सिर्फ उम्र थी जब ये राजा बना था, तो इस वजह से ज़्यादा उम्र नहीं थी तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं था, और एक तरीके से ये बिल्कुल ही पागल था। मतलब इसकी जितनी भी चीज़ें थी उल्टी सीधी, किसी को मार दिया, किसी को मरवा दिया, ये जो मन करता था वो करता था, इसका कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं देता था, मतलब तानाशाही बहुत ख़तरनाक तरीके से करता था। जो इसकी शादी हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से। मैरी एंटोनी जो थी वो इससे भी बड़ी पागल थी। वो एक फ्रांस के पास ही एक दूसरा कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, छोटी सी कंट्री है, वहाँ की राजकुमारी थी मैरी एंटोनी। अपॉन हिज एसेशन द न्यू थ्रोन फाउंड द एम्प्टी ट्रेस। जब ये राजा बना, मतलब लुइस 16 जब राजा बना था 1774 में, तब इसने देखा जो राजा का खजाना जो था वो बिल्कुल खाली पड़ा था, तिजोरी बिल्कुल खाली पड़ी थी। अब तिजोरी जब इसको खाली मिली, उसका रीज़न ये था कि इसका जो था, सबसे पहले रीज़न ये था कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पहले से लड़ाइयाँ वगैरह करते आ रहे थे, जिससे पहले राजा थे वो काफ़ी ज़्यादा पहले भी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, उस वजह से थोड़ी जो इनकी तिजोरी थी उन लड़ाई वगैरह में सबसे ज़्यादा खाली हो गई थी। तो जब बिल्कुल ही तिजोरी खाली हो गई थी, उसके बाद लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, मतलब काफ़ी लंबी जो लड़ाइयाँ चली थी उससे फ्रांस का फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब जो पैसों वैसों का सिस्टम था बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बड़े बड़े पैलेस थे, बड़े बड़े कोर्ट थे राजा के अंडर में, उनकी जो मेंटेनेंस था, उनका खर्चा, उनकी सफाई सुथराई और उनका जो वो एक लेवल बनाने का जो खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा था।
और उसके बाद जो फ्रांस का उस वक्त पे दुश्मन था ब्रिटेन, और उसी टाइम पे अमेरिका का भी दुश्मन था ब्रिटेन। तो अमेरिका अंडर लुइस 16 फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। मतलब अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थी, 13 अमेरिका की जगह थी जिन पे ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था। तो अमेरिका का दुश्मन था ही ब्रिटेन। अमेरिका अपने उन जगहों पे से ब्रिटेन को हटाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन फ्रांस का भी जो दुश्मन था ब्रिटेन था उस टाइम। तो फ्रांस ने क्या करा, अमेरिका को उस चीज़ में ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज़ थी उनको इंडिपेंडेंट कराने में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया और उनको करा भी दिया बाद में। लेकिन उस चक्कर में जो इसका जो फ्रांस जो था, द वॉर एडिड मोर देन $1 बिलियन लीवर्स टू डेट हैड ऑलरेडी टू $2 बिलियन लीवर्स। मतलब उसका 1 बिलियन लीवर्स जो थी वहाँ की करेंसी थी। ये सब चीज़ कराने में अमेरिका के चक्कर में, मतलब अमेरिका के चक्कर में फ्रांस का जो कर्जा हो गया था वो था 1 बिलियन लीवर्स, जिस पे आपको पता है जब हम किसी से लोन लेते हैं या फिर कर्जा लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे देता है। तो वो उसने 10% इंटरेस्ट पे दिया। तो वो जो 1 बिलियन लीवर्स लिया था वो 2 बिलियन लीवर्स ऑलरेडी हो चुका था। अब उसको वो 2 बिलियन लीवर्स भी उतारना था, वरना वो 2 बिलियन लीवर्स और 10% करके 3 बन जाता, 4 बन जाता, इस तरीके से बढ़ता ही रहता। तो काफ़ी ज़्यादा हालत, जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो उस वक्त फ्रांस की बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखी थी। राजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसके बाद उसको पेमेंट्स भी करनी थी, जो रोज़ के खर्चे थे वहाँ पे भी उठाना था पैसा। आर्मी पे भी उठाना था, मतलब जो फ़ौज थी उस पर काफ़ी पैसा उठाना था। मतलब आर्मी को फ़ीस देनी थी। अगर आर्मी को फ़ीस नहीं देगी तो आर्मी क्या करेगी, साथ नहीं देगी, वहाँ पे वो चली जाएंगे छोड़ के। कोर्ट, मतलब डेली का जो कोर्ट होता है, फैसले वगैरह जो करते हैं उसमें काफ़ी पैसा लगता था। एडमिनिस्ट्रेशन में लगता था, यूनिवर्सिटीज़ जो थी उसमें काफ़ी पैसा लगता। मतलब पैसा खर्च होने के तो बहुत रीज़न थे, लेकिन पैसे आने के रीज़न इतने नहीं थे। तो अब इतने ज़्यादा मतलब पैसे की ज़रूरत थी। अब पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो आएगा ना टैक्स से। तो उसने क्या करा, उसको टैक्स बढ़ाना पड़ गया। उसने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। येट एवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिश्ड। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वो डिवाइडेड। अब थोड़ा सा जो है ना फ्रेंच सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उस वक्त फ्रेंच के जो लोग थे वो किस तरीके से डिवाइड थे। मतलब जैसे हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है, लेकिन उस वक़्त फ्रांस में कोई भी बराबर नहीं था। किसी की वैल्यू ज़्यादा थी, किसी की वैल्यू कम थी। तो फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई थी वो हम देखते हैं। फ्रेंच सोसाइटी में जो सबसे ऊपर थे, फर्स्ट स्टेट, मतलब जो फर्स्ट लेवल के जो लोग थे वो थे क्लर्जी। मतलब जो चर्च वगैरह में जो होते हैं, ये फर्स्ट लेवल के लोग वो थे। क्लर्जी जो होते हैं, जो चर्च वगैरह के होते हैं, पादरी टाइप जो होते हैं, वो थे फर्स्ट स्टेट के लोग। उसके बाद जो सेकंड जो स्टेट थे उसमें आते हैं नोबिलिटी मतलब जो मालदार लोग, जो राजा के अंडर में काम करते थे, राजा के ऑफिशियल्स होते थे। मतलब टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम ये नोबिलिटी वाले लोग करते थे। काफ़ी रिच होते थे, इनको काफ़ी गिफ्ट वगैरह मिलते थे राजा से। ये राजा के अंडर में काम करते थे। क्लर्जी जो होते थे ये होते थे चर्च में होते थे। ये चर्च का जो मेंटेनेंस है, मतलब बड़ी बड़ी चर्च होती थी। चर्च के पास इतनी ज़मीन होती कि उसमें पूरा शहर आ जाए। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन जो होती थी इन क्लर्जियों के पास होती थी। उसके बाद था थर्ड स्टेट में मतलब बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ये सब जो थे। उसके बाद पीजन्स, आर्टिसंस मतलब किसान, और ये जो लोग कुम्हार वगैरह होते हैं जो छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। उसके बाद जो जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी, लैंडलेस लेबर और नौकर चाकर, ये सब जो आते थे वो आते थे थर्ड स्टेट में। थर्ड स्टेट के जो लोग थे वही 90% थे। The society of states into 3 states, the only member of third state paid tax. The only members of third state जो थे, मतलब थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वही टैक्स देते थे। बाकी जो लोग थे वो टैक्स नहीं देते थे, मतलब उनके लिए टैक्स नहीं था। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे यही टैक्स देंगे, और ये जो बड़े लोग जो थे, ये अमीर जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये चीज़ वहाँ पे बहुत गलत हो रही थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वर पावर्ड बाय फ्यूडल सिस्टम। The middle, the old regimes is usually used to describe the society and institution of France before it shows the system of states in French society. अब जो फिगर 2 है, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये वहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी के जो डिस्ट्रीब्यूशन था लोगों में वो दिखा रहा है।
90% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो थी थर्ड स्टेट से, मतलब बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल, लॉयर्स, ईटीसी, ये सब मिलके ही 90% बनाते थे। बाकी जो 10% थे वो थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के, जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि ये तो टैक्स लेते थे पब्लिक से। लेकिन 10% जो लोग थे वो तो थर्ड स्टेट के थे, लेकिन 60% जो ज़मीन थी वो सिर्फ नोबल और चर्च के पास थी, और कुछ और जो अमीर लोग थे उनके पास पूरे फ्रांस की 60% ज़मीन जो थी उन लोगों के पास थी। लेकिन जो 90% लोग थे उनके पास 40% ही ज़मीन थी, और जो 10% लोग थे वहाँ पे उनके पास 60% ज़मीन थी। तो देखो वहाँ पे किस तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, मतलब जो कम है उनके पास ज़्यादा चीज़ें, जो लोग ज़्यादा रिच हैं, इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो लोग अमीर हैं वो इतने ज़्यादा अमीर हैं कि हद से ज़्यादा, और जो लोग गरीब हैं वो इतने गरीब हैं कि उनके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं और अपनी ज़मीन भी नहीं है। क्लर्जी जो थे, क्लर्जी और नोबिलिटी जो करते थे वो अपने एंजॉय करते थे काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ें राजा की तरफ से मिलती थी बाय बर्थ से, उनके पैदा होने के टाइम पे से। इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उसके बाद इनके बल्कि ये जो थे क्लर्जी जो थे, जो चर्च के जो लोग थे, ये उल्टा टैक्स लेते थे। एक तरीके से टैक्स होता था जिसको बोलते थे हम तिथिस, ये तिथिस जो टैक्स था ये थर्ड स्टेट के लोगों से फर्स्ट स्टेट के लोग लेते थे, जो चर्च वाले जो होते थे उसको बोलते तिथिस। ये आप याद रखना, तिथिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। फ्रॉम द पीजेंट फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट, दिस इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स। जो थर्ड स्टेट के लोग जो गवर्नमेंट को, जो राजा को टैक्स देते तो उसको बोलते थे टेल, और जो चर्च को देते थे उसको बोलते थे तिथिस। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उसके बाद थोड़े इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे, मतलब जो छोटी मोटी चीज़ों पर कंजप्शन, तुम चीज़ें खरीद रहे हो उन पे लगते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, ये सब चीज़ों पे वो टैक्स देते थे। इतना ज़्यादा टैक्स होता था कि उनके पास खुद के लिए इतना प्रॉफिट नहीं बचता था जितना वो टैक्स में दे देते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, देखिए जैसे इस पे दिखा रखा है कि वो नोबल्स हैं, उसके सामने कोई गरीब आदमी है, टैक्स लेकर आए, ये ऑलरेडी इतना मालदार लग रहा है और ये गरीब सा है, इसको दे के जा रहा है टोकरे भर भर के। एक तरीके से सीन डिस्क्रिप्ट कर रखा है इसके ऊपर। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, मतलब जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो थी 23 मिलियन थी 1715 में, लेकिन वो 1789, मतलब जब ये सब बवाल हुआ था तब तक ये 28 मिलियन हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब पब्लिक ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी खाने को लेके, मतलब पब्लिक ज़्यादा तो खाना ज़्यादा मांगेगी, लेकिन जो वहाँ पे खाना, जो खेती बाड़ी थी उससे इतना खाना नहीं बन रहा था कि वो सबकी डिमांड पूरी कर सके। तो इसी वजह से जब खाना कम था तो डिमांड ज़्यादा थी, तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा ही हमेशा। जब भी चीज़ें कम होती हैं और डिमांड ज़्यादा होती है तो जो प्राइस होता है वो हमेशा बढ़ता है। तो ब्रेड का प्राइस जो था इसी वजह से बढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा हो गई थी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम था। मोस्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप, क्योंकि काफ़ी लोगों ने क्या करा, वर्कशॉप वगैरह में काम शुरू कर दिया, खेती बाड़ी छोड़ दी क्योंकि खेती में उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर, जो पुअर लोग थे वो तो गरीब थे ही, और पैसा जो था वो ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया था, तो पुअर तो और गरीब होते चले गए, मतलब वो मरने भी लगे। काफ़ी लोग वहाँ पे मरे थे भूख की वजह से, और जो पुअर जो थे वो पुअर होते चले गए। लेकिन जिनके पास पैसा था उन्होंने थोड़ा बहुत ब्रेड लिया और उसको महंगा बेचा। उसके बाद क्या हुआ, और ब्रेड लिया, उसको महंगा बेचा, तो पुअर जो थे वो अपना खाने का खर्चा उतारते ही, खाना खाते खाते, मतलब इतना महंगा ब्रेड खाते खाते जो उनका थोड़ा बहुत जमा जोकड़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। और जो लोग अमीर थे वो बार बार ब्रेड ले रहे थे, उसको बेच रहे थे, फिर ले रहे थे, वो इतने ज़्यादा अमीर हो गए कि बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ें और भी ख़तरनाक तरीके से बेकार हो गई, क्योंकि उसी साल क्या हुआ, वहाँ पे जो वो होती है सूखा पड़ गया, मतलब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर थी उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें दिक्कत करी, मतलब मौसम की वजह से वहाँ पे सूखा पड़ गया, और वो क्या हुआ, एग्रीकल्चर उस साल तो इतनी सी भी नहीं, प्रोडक्शन बिल्कुल ही लो हो गया, जिसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो गई। तो वहाँ पे अब
दंगे वगैरह होने लगे, लोग बाग अपनी जान बचाने के लिए भैया लड़ने शुरू कर दिया, आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ पे चोरी वोरी बहुत ज़्यादा होने लग गई, लोग एक दूसरे को मार रहे थे खाने के चक्कर में। ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद जब एग्रीकल्चर में और ज़्यादा गिरावट आई थी तब। A growing middle class envisages an end to privileges. In the past, peasants ने जो थे, peasants और workers ने जो थे, इससे पहले भी काफ़ी रिवोल्ट करे थे पास्ट में अपने पुराने टाइम पे, लेकिन तब उनको इतनी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इस बार जो थी उनको कामयाबी मिली थी, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे जो थे पूरे तरीके से टेक्निक्स नहीं थी, मतलब किस तरीके से प्रोग्राम चलाएं, किस तरीके से प्रोटेस्ट करें, किस तरीके से चीज़ों को आगे कैरी करें, तो उनके पास फुल स्केल मेजर्स नहीं थे। तो इस वजह से तब उस टाइम पे कोई सोशल और इकोनॉमिक चेंज नहीं आया था। दिस वॉज लेफ्ट सो थर्ड ग्रुप्स विद द स्टेट्स हैड बिकम प्रोस्पर हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस बार जो 1789 में था, जो थर्ड ग्रुप के लोग थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा न्यू आइडियाज़ क्रिएट हुए। न्यू आइडियाज़ मतलब जो वहाँ के लोग थे, मिडिल क्लास के जो लोग थे, उनमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा कमाया, इधर उधर ट्रेड करके, समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में ट्रेड करके नई नई चीज़ें बनाई, फैक्ट्री खोली, वुडन सिल्क टेक्सटाइल, इस तरीके की नई नई फैक्ट्रीज़ क्रिएट करी, जिसमें उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया। और वो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा रिचर मेंबर बन गए थे सोसाइटी के। मतलब जो नोबल्स वगैरह थे ना सेकंड स्टेट के, वो थर्ड स्टेट के लोग भी उनके लेवल के पहुंच गए थे। उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी एजुकेशन, मतलब पहले तो उनके पास पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे, कुछ लोगों ने काफ़ी पढ़ाई भी करी। उसके बाद वो उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोफेशन भी, जिसमें क्या हो गया, लॉयर्स भी आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आ गए, वो लोग उसमें आने शुरू हो गए थे। ऑल ऑफ वर एजुकेटेड थे, और वो मानते थे कि सोसाइटी में कोई भी लोगों में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरीके का गैप नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें वो मानते थे। तो रेदर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट, मतलब लोगों की वैल्यू देख के ये नहीं कहना चाहिए कि इसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। लोगों के पास पैसे देख के उसको प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए। जिसके पास ज़्यादा पैसे उसको ज़्यादा इज्जत मिल रही थी, जिसके पास कम पैसे उसको कम इज्जत मिल रही थी। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे बहुत हो रही थी। तो जब ये एजुकेटेड थे तो इनके अंदर जाहिर सी बात है एजुकेशन वाली चीज़ें दिखेंगी इनकी पर्सनैलिटी में। तो ये इस तरीके की चीज़ें मानते थे कि इक्वलिटी होनी चाहिए हर जगह पे। न्यू आइडियाज़ एनविसेजिंग सोशल बेस्ड फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए और बिल्कुल इक्वल लॉज होने चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हर किसी के पास बराबर होनी चाहिए। अब उसके बाद जो बहुत फेमस 2-3 नाम है ये ज़रूर देख लो, जॉन लॉक और जे रस्यू, जीन जैक रस्यू, ये थे फेमस फ़िलोसफ़र क्या होते थे, जो सोचते थे सोसाइटी के बारे में, जो लोग बताते थे कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, और आगे क्या होना चाहिए जिसकी वजह से चीज़ें बेहतर हों, जिसकी वजह से इक्वलिटी है। हर किसी की अलग अलग फ़िलोसफ़ी होती थी चीज़ों को आगे लेके चलने की, सोसाइटी के बारे में। एक इन ये फ़िलोसफ़र्स जो थे, इनकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी थी कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। ये लोगों को बताते थे कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा था, उनको मोटिवेट करते थे अच्छा बदलाव लाने के लिए, ये इनका काम होता था। तो इनकी एक जे रस्सियों की एक किताब थी जिसका नाम था 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें रस्सियों ने जॉन लॉक की बुक थी, ये जॉन लॉक की बुक थी 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लॉक ने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, मतलब राजा खुद को एक तरीके से देवता मान लेता है, खुद को ही सबसे बड़ी पावर मान लेता है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए राजा की, कि ये अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान मानता है फ्रांस का। तो उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ही गलत बताया और उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट गए। अब उसके बाद जे रस्यू ने क्या बोला, भैया अपनी एक किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट में 3 पावर होनी चाहिए। पहली लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव, तीसरी जुडिशरी। मतलब 3, जैसे आजकल इंडिया में भी देखते हैं, हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोग अपना एक नेता चूज़ करते हैं, वोट करते हैं उस पर, फिर उसके बाद वो नेता बनता है। तो
लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? जो लोग कानून, नए नए कानून बनाते हैं, मतलब जो लोग संसद में बैठे हैं, इंडियन पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे हैं वो हैं लेजिस्लेचर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? नए नए कानून बना रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो क्या करते हैं? लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया हुआ कानून को एग्जीक्यूटिव जो है वो पावर में लाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर नेशन में। जुडिशरी आपको पता ही है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जज वाला जो पार्ट होता है जिसमें चीज़ें गलत होती हैं तो जो फैसले सुनाने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं जुडिशियल सिस्टम। ये जो था, इन्होंने जो इस चीज़ के बारे में बात करी थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में, ये इंस्पायर हुए थे अमेरिका के इंडिपेंडेंस के बाद। तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस जो था, सबसे पहले इंडिपेंडेंट कंट्री जो थी वो अमेरिका ही थी। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने गारंटी करी थी इंडिविजुअल की राइट्स की। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे जो फ्रांस के जो फिलोसफर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीख ली। उन्होंने चाहा कि हम भी अमेरिका की तरह ही इंडिविजुअल के राइट के ऊपर बात करें, हम भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बनाएं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बॉडी बनाएं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उस हिसाब से रन करें। तो इन्होंने क्या करा, अपने आइडिया को मैगजीन्स में छापना शुरू कर दिया, अखबारों में छापना शुरू कर दिया, इन्होंने आर्टिकल्स छापे जगह जगह पे। तो इनकी जो लोगों के बीच में इनकी जो चीज़ें थी वो आने लगी। लोग बाग सैलून्स पे, कॉफ़ी हाउस पे और कहीं भी बैठे हुए बुक पढ़ते थे, आपस में बात करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो इस बारे में बात करते थे। ग्रुप्स में काफ़ी तेज़ इन चीज़ों की चर्चा होती रहती थी उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों ने, जब उनकी जो जे रस्सी और जॉन लॉक जो थे, इनकी बातों ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करा। तो लोगों ने फिर फ्रांस रिवॉल्यूशन जो था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से छिड़ गया था इन्हीं बातों, इन सब चीज़ों के बाद। अब जो अगली वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, अगले वीडियो में बताएंगे कि ये सब चीज़ें आगे कैसे कंटिन्यू हुई थी। तो आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे छिड़ा था, वो सब चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी अच्छाई है या फिर जो भी कमी है, वो सब चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके बताएं। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।